नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे। इजराइल और हमास के बीच में पीस डील जो है ये साइन हो गया है। ट्रंप का गाजा प्लान था ये, और गाजा वॉर जो है वो रुक गया है। फिलहाल के लिए गाजा वॉर रुक गया है और उम्मीद की जा रही कि अब ये वॉर फिर से शुरू भी नहीं होगा। अब जो मिडिल ईस्ट है वो शांति की तरफ में बढ़ रहा है। इस टॉपिक को जरा हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ट्रंप का क्या एक्शन प्लान था, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो ये होगा, भारत और यूके संबंध को हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से IR में लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। भारत के प्रधानमंत्री की यूके यात्रा हुई थी। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत के यात्रा पर हैं और बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ में हैं, तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो डिटेल वीडियो डिस्कशन होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, टॉपिक लंबे होंगे, ताकि आप 4 पेज का कंटेंट प्राप्त कर सकें। मैं भी लंबे लंबे भाषणबाजी देकर 1 पेज में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने जाना है। देखिएगा, अगर आपको 4 पेज तक लिखने का कंटेंट चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा। पहला टॉपिक है इजराइल हमास एग्री टू फेज़ 1 ऑफ ट्रंप गाजा पीस प्लान। फेज़ 1 जो है उसको लेकर के दोनों एग्री कर गए हैं। कौन कौन? तो हमास और इजराइल दोनों ही पक्ष। AEDO में भी यहाँ से करंट अफेयर पूछा जा सकता है। AEDO का डेली प्रैक्टिस होता है शाम में 6 बजे से क्विज़ प्रैक्टिस। 90 से 100 के बीच में करीब में क्विज रहते हैं। आसान से कठिन स्तर का भी पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी जल्द ही कंप्लीट होगा, फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे। जिन्हें जुड़ना हो जरूर जुड़िएगा, एक रूटीन बन जाएगा डेली प्रैक्टिस का। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। देखिए तो इसमें क्या क्या अपडेट है, यहाँ से सवाल क्या पूछेगा आपसे। सवाल पहले जो PT में पूछा जाता है वो है इसका भौगोलिक पोजीशन जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कहाँ पर है गाजा पट्टी, तो भूमध्य सागर के तट पर है। इजराइल और भूमध्य सागर के बीच में एक संकीर्ण सा पट्टी है मिस्र बॉर्डर के नज़दीक में, तो ये बताया जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। या फिर पूछ सकता है कि भाई हमास जो है ये कब स्थापित हुआ था, इसके बारे में पूछ सकता है। फ़िलिस्तीन के बारे में पूछ सकता है। भारत का क्या स्टैंड है वो उसके बारे में पूछ सकता है। मेंस में क्या पूछेगा कि ट्रंप का गाजा एक्शन प्लान क्या है, शॉर्ट आंसर है पूछेगा, इसके बारे में बताएं। सीधा सा यही पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि मिडिल ईस्ट में अगर पीस हो जाती है, शांति हो जाती है, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट जो है उसमें शांति बहाली में अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के सवाल फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं। BPSC के मेंस के सवालों का स्तर को कभी भी अंडररेटेड मत कीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल पूछे जाते हैं BPSC मेंस में, उल्टा करके देखिएगा अगर आपको फुर्सत मिले तो। देखिए क्या क्या है। ट्रंप और नेतन्याहू ने योजना पर सहमति जताई है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि हमास इसे अस्वीकार करता है तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा, लेकिन हमास ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए कि यहाँ पर क्या कहा गया। फिलिस्तीनी स्रोत सीज फायर वार्ताओं से परिचित है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय को 20 सूत्री प्रस्ताव दिया, जिसके पश्चात से इसको अब माना जा रहा है कि दोनों ही इस पर एग्री कर गए हैं। क्या क्या है इसमें। गजा में तत्काल सैन्य कार्रवाई रोक देगा इजराइल, जो रुक गया है। हमास द्वारा 72 घंटों में 20 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई, लगभग 20 मृत बंधकों के शव को लौटाना, ये सब लौटाया जाएगा जो मर गए हैं वो, और जो अभी भी जिंदा हैं उनकी रिहाई की जाएगी। जीवित और मृत बंधकों की चरणबद्ध रिहाई, शर्तें पूरी होने तक वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगा। हमास हथियार समर्पित करे, उसके सुरंग और हथियार बनाने का स्थान नष्ट होंगे। प्रत्येक इजरायली बंधक सब के बदले इजराइल 15 जो गाजावासी थे उनके शवों को लौटाएगा। दोनों पक्ष सहमत होने पर गजा में पूर्ण मानवीय सहायता तत्काल रूप से लागू की जाएगी। गजा पर इजरायली कब्जा या विलय नहीं, इजरायली सेनाएं चरणबद्ध तरीके से पीछे हट जाएंगी। गजा का विलय नहीं किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। ट्रंप के पिछले बयानों से बदलाव है। फिलिस्तीनियों गजा से जबरन निष्कासित नहीं किया जाएगा। रहने और बेहतर गजा बनाने का अवसर मिलेगा, उनको वहाँ से भगाया नहीं जाएगा जो बचे खुचे लोग हैं। हालांकि गजा के 90% UN कहता है कि 90% से ज़्यादा जो मकान हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो तबाह हो चुका है। गजा पट्टी एक तरीके से सुनसान गोस्ट सिटी बन गया है, जहाँ पर जगह जगह पर सब पड़े हुए थे। इंसानों का अवशेष हैं, कई सारी जगह पर सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही बदतर कंडीशन हो गया। एक बसा बसाया शहर था,
अच्छा खासा जो उजाड़ दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात कहीं पर इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग हुई है तो गजा में ही हुआ है, ये भी एक तथ्य है। ओके, शासन और पुनर्निर्माण ढांचा। गजा का भविष्य शासन गैर राजनीतिक फिलिस्तीन समिति अस्थायी रूप से शासन करेगी। जो फिलिस्तीन है उसी का शासन चलेगा। ट्रंप के नेतृत्व में नया अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण निकाय पीस बोर्ड, ट्रंप के नेतृत्व में एक पीस बोर्ड गठित किया जाएगा जो शुरुआत के दिनों में इसको मॉनिटर करेगा कि किस प्रकार से एक्शन प्लान को लागू किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से हमास के शासन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं स्वीकार की जाएगी। आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, कल ही क्यों हुआ है ये पीस, कल ही क्यों हुआ है, क्यों इतनी जल्दबाजी थी भाई? क्योंकि आज नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान होने वाला है और नोबेल पीस प्राइज़ की इस बार सबसे आगे जो प्रत्याशी चल रहे हैं, 100 घोषित, खुद से ही उन्होंने घोषित किया हुआ, वो है डोनाल्ड ट्रंप महोदय। अगर इस बार उनको नहीं मिलता है तो फिर देखिए क्या क्या होता है। अभी तो उनको नींद नहीं आ रही होगी, तो इसीलिए कल ही इसको ऐलान कर दिया गया था और एक वीक पहले से ही माहौल बन गया था कि भाई गजा में भी हम लोग शांति बहाल करने जा रहे हैं। वो अमेरिका जिसने सबसे ज़्यादा इजराइल को बॉम्ब सपोर्ट दिया, हथियार दिए, हथियार सब कुछ सपोर्ट किया, जिसकी मदद से इजराइल ने इतने सारे लोगों को मारे हैं, अब अचानक से पीस की बातें कर रहे हैं। गजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की आर्थिक विकास योजना भी होगी, अर्थात अमेरिका और अरेबियन कंट्रीज जो है, जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ये सब देश जो हैं अब अपना अपना खजाना खोलेंगे, पैसे खर्च करके गजा के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करेंगे। फिलिस्तीन राज्य की संभावना के द्वार खुले हैं, अर्थात 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है वो है ही बरकरार। ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को मान्यता जो है, फिलिस्तीन की मान्यता ख़त्म कर दी गई। फिलिस्तीन एक देश के रूप में मान्यता है। भारत भी इस चीज़ को मानता है, भारत सरकार का स्टैंड यही है और भारत सहित यूरोप और कई सारे देश जो हैं हाल फिलहाल में भी उन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दी है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इसी शासी निकाय का हिस्सा होंगे। साथ मान्य नेता, उन्होंने योजना को साहसी और साझेदारीपूर्ण बताया है। टोनी ब्लेयर की भी हिस्सा होंगे। टोनी ब्लेयर को लेकर के हमास ने आपत्ति दर्ज कराई थी क्योंकि टोनी ब्लेयर पर आरोप है कि उन्होंने बहुत सारे गलत अफवाह फैला करके इराक जैसे देशों पर युद्ध लाद दिया था। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने गजा की भावी शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी रखी है। उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक फिलिस्तीन कमेटी गजा पर अस्थायी रूप से शासन करेगी। कौन करेगी? एक गैर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल एक बॉडी होगा जो गजा पर शासन करेगा। इसकी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिशन बोर्ड ऑफ पीस करेगी। इसका नेतृत्व ट्रंप खुद करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस करेगा जिसका ट्रंप जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक वो इसका नेतृत्व खुद ही करेंगे, खुद ही देखेंगे कैसे काम हो रहा है। इस योजना में स्पष्ट कहा गया कि शासन में हमास की किसी भी रूप में कोई भूमिका नहीं होगी, न सीधे न अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी कोई भूमिका नहीं होगी। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका के आर्थिक विकास योजना पर केंद्रित है जिसके तहत गजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि इजराइल गजा पर न तो कब्जा करेगा ना ही उसे अपने देश में मिलाएगा। उसकी सेनाएं समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पीछे हट जाएंगी, अपने वापस आ जाएंगी। गजा जैसा पहला था वैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर अब पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होगा। वहाँ पर अब जो पूरा गजा इन्होंने ख़त्म कर दिया अब उसको फिर से बनाने का काम शुरू होगा। तो जो एक्शन प्लान के एजेंडे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए, क्या क्या शर्तें हैं, कब तक लागू होना है। ट्यूसडे तक, आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे है। तो ट्यूसडे तक उम्मीद की जा रही है कि बंधकों को रिहाई हो जाएगी, बंधकों की, और उसके पश्चात से पीस प्लान जो है वो लागू हो जाएगा। फिलहाल के लिए गजा और हमास और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा था वो एंड हो चुका है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर जो हैं वो भारत की यात्रा पर हैं और अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर के भारत पहुंचे हैं। ब्रेग्जिट के पश्चात से ब्रिटेन जो है वो फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन वो था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ऐसा साम्राज्य पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात से सिमट गया और फिर ईयू का मेंबर बन गया। ईयू के मेंबर बनने के कारण से ब्रिटेन का अपना जो अस्तित्व है वो कमज़ोर हो गया। ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट के पश्चात से ब्रिटेन अब खुद भी उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक तंत्र इतना ज़्यादा अस्थायी हो गया है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि हर 2 सालों में वहाँ पर प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। कोई भी 5 वर्षों तक शासन कर ही नहीं पा रहा है। तो स्टारमर जो है अभी फ़िलहाल में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटेन का दुनिया के अलग अलग देशों के साथ FTA साइन करके, डिफेंस डील साइन करके फिर से उसको वर्ल्ड के गेम में वापस लाया जाए। इसी दौरान एशिया में चीन, भारत और वियतनाम, इन देशों के साथ वो अपने व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। तो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन
हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हुई थी कहाँ पर, तो ब्रिटेन के लिए, उसके पश्चात से ही साइन किया गया था इसको। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से भारत को भी बेनिफिट होगा, ब्रिटेन को भी होगा। फिलहाल हम लोग आज का न्यूज़ ये देखेंगे और भारत ब्रिटेन संबंधों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी डिटेल मतलब 4 पेज 400 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला जाता है एग्जामिनेशन में। 380 38 नंबर का रहता है ना, तो 380 से 400 वर्ड, 10 से मल्टीप्लाई कर देना 38 को, तो 380 से 400 वर्ड तक में आपको लिखने को कहा जाता है आईआर में 2 सवालों को। उसको लिखने के लिए आपके पास में ढेर सारा कंटेंट होना चाहिए। वहाँ पर आप बातें नहीं बना सकते हैं कि पावर हाउस पर बम गिरा देंगे, ऐसी बातें वहाँ पर नहीं होती हैं। सीरियसली तरीके से लिखना पड़ता है। मुख्य घटनाएं और बैठक के विवरण पहले ले लीजिए। बैठक मुंबई के राजभवन में हुआ, जहां दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। स्टारमर 125 ब्रिटिश व्यवसायिक नेता, उद्यमी, शिक्षा विशेषज्ञ इनके साथ में मुंबई आए हुए हैं। 125 लोगों का डेलीगेशन है, आप जरा सोचिए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन मोदी जी ने कहा कि भारत की गतिशील और यूके की विशेषज्ञता एक अनूठी तालमेल बनाती है और जिसके कारण से हम आने वाले समय में 2030 तक 112 अरब डॉलर तक हम व्यापार को ले जाएंगे, जो फिलहाल में $56 है। लगभग में 2 गुना हम लोग कर लेंगे अपने व्यापार को अगले 5 वर्षों में, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। CETA को ऐतिहासिक बनाया उन्होंने, यही भारत और ब्रिटेन के बीच में साइन हुआ है। मोदी जी ने कहा कि आयात लागत को कम कर देगा, युवाओं के लिए नौकरी पैदा करेगा और जो बातें होती हैं ये सब पता ही आपको, थोड़ा सा सजावटी बातें भी होती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी उन्होंने कही है। जुलाई यात्रा, जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हुई थी। 6 अरब पाउंड के नए निवेश होंगे भारत में, निर्यात के सौदे हुए हैं। स्टारमर ने कहा कि एक FTA द्विपक्षीय व्यापार को लगभग में 25.5 अरब पाउंड तक बढ़ा देगा, ऐसा कहना है। ब्रिटेन और भारत अब हर फील्ड में काम करेंगे, एजुकेशन में, व्यापार में, AI के क्षेत्र में मतलब तकनीक के क्षेत्र में, डिफेंस में भी भारत और ब्रिटेन जो हैं वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। देखिए जरा रक्षा सुरक्षा पर क्या कहा गया है। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक यूके के रॉयल एयरफोर्स में प्रशिक्षण देंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। भारत के जो ट्रेनर हैं वायुसेना के, वो वहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम भी करेंगे। खालिस्तान उग्रवाद पर भी चर्चा हुआ है, चूँकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 5 आइज़ वाले देश हैं ना, कभी ध्यान से देखिएगा, 5 आइज़ जो कंट्री है ना, वो खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। जब भी भारत और रूस की मित्रता प्रगाढ़ होनी शुरू होती है, ये खालिस्तान को बढ़ावा देने लग जाते हैं। जब भारत ने S-400 का डील किया था ना रूस के साथ में, उसके पश्चात से खालिस्तान का मेढक जो है वो अचानक से उठ जाता है, टरटराने लग जाता है पूरी दुनिया भर में। तो ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, इन जगहों पर आपको खालिस्तान के ये चूहे दिखेंगे, है ना। तो भारत सरकार ने ब्रिटेन को बोला है कि भाई ये जो है इनको बंद करवाओ, क्योंकि भारत का हाई कमीशन जो है ब्रिटेन में, उसके ऊपर भी इन लोगों ने कितनी बार पत्थर मारे हैं, अंडे फेंके हैं, बदतमीजी करते हैं वहाँ पर जा कर के। इसके कारण से भी कल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्तर पर इस बात को उठाया कि ये खालिस्तानी चूहे जो हैं इनको मारो, ख़त्म करो, जो करना है करो, इनको थोड़ा सा ढंग से इलाज करना चाहिए। मोदी ने स्टारमर को चेतावनी दी कि हिंसक उग्रवाद को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि मोदी जी ने जोर दिया कट्टरवाद का लोकतांत्रिक समाजों में कोई स्थान नहीं है। कट्टरवाद है, खालिस्तानी जो है उसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के आधार पर, ब्रिटेन के संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर आप उनको सड़क पर कुछ भी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। भारत ने यूके में प्रो खालिस्तानी तत्व गतिविधियों पर चिंता जताई। विशेष रूप 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला के बाद से प्रो खालिस्तानी आतंकवादियों के गतिविधियों पर चर्चा की, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी जिक्र किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 9 ब्रिटिश विश्वविद्यालय जो हैं भारत में अपने कैंपस खोलेंगी, क्योंकि UGC का जो नया गाइडलाइन है उसके अनुसार से मतलब बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मुझसे पूछा जाए तो भारत और ब्रिटेन के संबंध में ये चीज़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा सही होगा भारत के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय अगर भारत अपना कैंपस खोलती हैं तो वहाँ की विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छी हैं, उन्नत हैं, जिससे भारत में शिक्षा का काफ़ी स्तर सुधर सकता है। कंपटीशन की भावना भी जागेगी और थोड़ा सा शर्म भी आएगा कि भाई अपने यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं चल रहा, यहाँ लंदन वाला यूनिवर्सिटी खोल के बैठा हुआ है ना, ये भी तो आना चाहिए। इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे साउथ कैम्पटन विश्वविद्यालय है, गुरुग्राम कैंपस पहले से ही चालू हो गया है। IIT IIM धनबाद में सैटेलाइट कैंपस की भी घोषणा की जा रही है।
नवाचार में भी होगा, एआई में भी भारत और ब्रिटेन काम करेंगे। IIT-IMS धनबाद में नया कैंपस जो उभरती प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा। इस तरह के चीज़ें आज के मतलब कि कल के वार्ता में, बुधवार को जो वार्ता हुई बुध और बृहस्पति में, उसमें ये सब चीज़ें सामने आई हैं। अब मैं आपको भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध हैं पहले से चले आ रहे हैं उसको मैं समझाऊंगा, कृपया करके डिटेल में समझें, नोट डाउन करें। अगर आप पीडीएफ ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो अगर आप पीडीएफ ग्रुप में शामिल हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आंसर राइटिंग करना है। इसको सवाल नोट डाउन कर लीजिए आप, जो सवाल आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है कि हाल के दिनों में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। हाल के दिनों भारत और ब्रिटेन के संबंधों ने नई ऊंचाई को प्राप्त की है। एफटीए के संदर्भ में इसकी चर्चा करें तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें, हाल में कौन कौन सी ऊंचाई प्राप्त की है भारत और ब्रिटेन के संबंध में, हाल की जितनी उपलब्धियां उनको लिखेंगे, फिर आप एफटीए को लिखेंगे, फिर थोड़ा सा भारत और ब्रिटेन के संबंधों का जो इतिहास रहा है उसकी चर्चा कर देंगे और फिर एंड कर देंगे। पॉजिटिव नोट के साथ में लिखने का प्रयास ज़रूर ही कीजिएगा, या ऐसा बना लीजिए भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर चर्चा कीजिए। छोटा सवाल, भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर चर्चा कीजिए, भारत और ब्रिटेन के संबंधों की चर्चा कीजिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं छोटा सवाल। अब लिखिए इसको बैठ करके, अगर लिखेंगे नहीं तो याद नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। लिखेंगे क्या, तो जो मैंने अभी बताया है और अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, 12-13 को मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली, उसके पश्चात से 14-15 से आपका क्लास आईआर का शुरू हो जाएगा। आईआर का डिटेल डिस्कशन क्लास जो है लेक्चर शुरू हो जाएगा। GS1 भी मैं पढ़ाऊँगा, GS2 भी पढ़ा दूँगा, निबंध का सेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पश्चात सभी गांव आने के पश्चात नहीं हो पाता है सारा कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर अलग रहता है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, अब 2 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। व्यापार और आर्थिक सहयोग, भारत और यूके ने आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता आने से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2023-24 में भारत और यूके के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ करके 21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। कंजर्वेटिव और लेबर दोनों सरकारों के तहत एफटीए वार्ता का उद्देश्य 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क हटाना था और जो हटा भी दिया गया है। 2024-25 में यूके को भारत का निर्यात 12.6% से बढ़ करके 14.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, यानी कि हमारा व्यापार जो है वो ग्रो कर रहा है। यह तात्कालिक ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से परे विविधीकरण की आवश्यकता से प्रेरित है। वही जो मैंने आपको समझाया कि ब्रेग्जिट के पश्चात से ब्रिटेन खुद को अब फिर से साबित करना चाह रहा है कि भाई उसका भी कोई अस्तित्व है, वो कौन सा ब्रिटेन है ये सबको याद होना चाहिए। तो इसी के क्रम में वो जो है अब फिर से अपना प्रसार कर रहा है। प्रौद्योगिकी और नवाचार, एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन जो है वो काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के SRAM और MRAM टेक्नोलॉजीज ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पहले से ही 30,000 करोड़ रुपये की निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत और ब्रिटेन जो है वो काम कर रहे हैं। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या बता रहा हूँ मैं बंधुओं, आपको भाइयों बहनों, क्या बता रहा हूँ मैं, ये आपको मैं डायमेंशन दे रहा हूँ। भारत और ब्रिटेन, बीच में लिखिए, इधर लिखिए तकनीकी संबंध, लिखिए इधर सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामरिक संबंध, स्ट्रैटेजिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन। उसके पश्चात उसमें लिखिए जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तकनीकी संबंध में क्या लिखेंगे, AI के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डेटा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सामरिक संबंधों में क्या लिखेंगे कि सैन्य क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में कौन से काम कर रहे हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे कि हम लोग जो है भारत और ब्रिटेन जो है वो G20 के मेंबर हैं और हम ब्रिटेन जो है उस UNSC का भी मेंबर है, UNSC का, और भारत को सपोर्ट करता है कि भारत भी UNSC का मेंबर बने। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात ये क्या हो गया, पॉलिटिकल रिलेशन हो गया। इसी प्रकार से कल्चरल देखिए क्या है, ब्रिटेन का भारत में शासन रहा है कई लंबे वर्षों तक, तो खान पान से लेकर बोलने का तरीका जो आपका मेरा है, आपका जो घर बना हुआ ईंट का उसको ब्रिटिश स्टाइल बोलते हैं। ये जो ईंट पर ईंट जोड़ के बनता है इसको ब्रिटिश स्टाइल बोलते हैं। आपका घर भी उसी स्टाइल बना हुआ है, तो कल्चरल संबंधों को दिखा सकते हैं। ये सब डायमेंशंस हैं जो लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में, ऐसा ही मार्क्स नहीं मिलता है।
रक्षा सुरक्षा की बात करते हम लोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत की नेवी और ब्रिटेन की नेवी ने मिलकर के कुछ दिन पहले ही शुरू किया था क्या, तो भाई अभ्यास शुरू किया था। भारत के समुद्री हितों के लिए ब्रिटेन का समर्थन, जैसा कि हिंद महासागर में HMS क्वीन एलिजाबेथ की तैनाती में देखा गया है। 2023 में ब्रिटेन ने भारत की रक्षा खरीद न्यूनतम थी, जो कुल अधिग्रहण का केवल 3% थी, लेकिन 2023 में स्थापित 2+2 तंत्र, प्रौद्योगिकी अंतरण, सैन्य संचालन सहयोग के भविष्य के अवसरों का मतलब कि भारत और ब्रिटेन के बीच में भी डिफेंस डील जो है वो ना के बराबर में है। हम कुछ हथियार नहीं खरीदते हैं ब्रिटेन से, लेकिन अब हम खरीदने की इच्छा रख रहे हैं और वो बेचने की इच्छा रख रहा है। तो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में ये भी सही हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 65% बिजली नवीकरणीय वो स्रोत से करना है, और ब्रिटेन का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का है। हमारा 2070 तक है। तो इस क्षेत्र में भी दोनों देश मिल करके काम कर रहे हैं। हरित हाइड्रोजन सहित कई सारी चीज़ों में भारत और ब्रिटेन जो है वो काम कर रहे हैं। जन जन का संबंध है, 16 लाख से अधिक भारतीय ब्रिटेन में रहते हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक संबंधों में इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है शिक्षा अनुसंधान में। अभी आपको बताया मैंने कि कई सारी यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ पर खुल रहे हैं, तो ये शिक्षा अनुसंधान का हो गया। अब अगला जो सवाल में डायमेंशन पूछा जाता है वो है चुनौतियाँ। भारत और ब्रिटेन के संबंध में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं भाई। चुनौतियों का फिर लिखेंगे तो फिर आपको समाधान भी लिखना पड़ेगा बंधुओं, कि समाधान कौन कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखेंगे आप। तो चुनौती देखिए, पहला पॉइंट, प्रवासन और वीज़ा संबंधी कई सारी चुनौती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भी भारत आए हैं उससे पहले उन्होंने ब्रिटेन में बोल दिया कि वीज़ा नियमों में हम कटौती नहीं करने जा रहे हैं, वीज़ा नियम उतने ही करे रहेंगे। तो ये एक चुनौती है जिसके कारण से हमारे यहाँ के प्रोफेशनल्स वहाँ पर आसानी से वीज़ा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। विधिक व प्रत्यार्पण के मुद्दे हैं। कई सारे भारत के भगोड़े जो हैं ब्रिटेन में जाकर के रह जाते हैं, फिर उनको भारत लाना बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। आतंकवाद और अलगाववाद भी है, जैसे कि खालिस्तान का मुद्दा है। रूस यूक्रेन युद्ध और सामरिक स्वायत्तता, अर्थात रूस यूक्रेन युद्ध में जो ब्रिटेन है वो हमेशा से ही रूस का विरोध करता है, जबकि भारत ने रूस का कभी भी खुल करके विरोध नहीं किया है। पर्यावरण मानक और कार्बन सीमा समायोजन, ये बहुत कठिन है। वहाँ पर भारतीय उत्पाद बिकना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ पर पर्यावरण के मानक बहुत ही कठिन हैं, लेकिन भारत में तो उतने कठिन नहीं है। तो ये एक चुनौती है हम दोनों के संबंधों में, जिसके कारण से कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है। ब्रिटेन में चरमपंथी गतिविधि, वही जो अलगाववादी खालिस्तानी लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत और ब्रिटेन के संबंधों में, जिसके कारण से दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो ये कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, तो समाधान तलाशने के लिए ही तो आप क्या बनने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं। तलाशी का जरा संबंध। व्यापार बाधाएं और टैरिफ विवाद, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन FTA आने के बाद से ये चुनौती जो है वो काफ़ी हद तक सुलझ गया है। बहुत सारे उत्पाद पर अब जो है वो कटौती कर दिया गया है शुल्कों का। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा और बाजार अभिगमन, भारत के लोगों पर आरोप लगता है कि भारत के लोग IP के नियमों का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण से भी दोनों देशों के संबंध में एक क्लॉज ये भी है चुनौती का। इसको भी आप याद रखेंगे, चुनौती में इसकी चर्चा कर देंगे। ओके, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन एक छोटा टॉपिक और है जो मैं आपको करवा दूंगा। वो है ये कि कर्नाटका कैबिनेट ने डिसीजन दिया है 1 दिन के पर मंथ लीव का। मेनेस्ट्रल जो पॉलिसी है, अर्थात महिलाओं का जो मासिक धर्म का चक्र चलता है पर मंथ में 28 दिन की साइकिल होती है, तो उसके दौरान उनको 1 दिन के पे लीव, अर्थात उनका वेतन सहित लीव की कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दे दी है। देश के कई सारे राज्य हैं जिन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दिया, लेकिन मेनेस्ट्रल लीव पॉलिसी 2025, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है ऐलान, इसको लागू कर दिया है। कर्नाटका कैबिनेट ने 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की मंजूरी दी है। समर्थत सालाना मतलब 12 दिनों की छुट्टी महिलाओं को वेतन सहित छुट्टी है, ये दिया गया। क्या बिहार में इस प्रकार की पॉलिसी है? बिल्कुल है। बिहार में लालू जी की सरकार ने, देश का सबसे पहला राज्य था बिहार जिसने महिलाओं को इस प्रकार की लीव दी थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देश और दुनिया में इस चीज़ की बहुत चर्चा हुई थी उस दौरान, क्योंकि लालू जी की सरकार ने पहली बार महिलाओं को मंथ में 2 दिन की छुट्टी दी थी। इसके कारण से बहुत पहले, कब, तो 1992 में, ज़रा देखिए क्या है।
बिहार में कब दिया गया था? तो बिहार में मासिक धर्म अवकाश नीति 2 जनवरी 1992 को शुरू हुआ था। इस नीति के तहत में राज्य सरकार के सभी महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 लगातार दिनों का वेतन सहित अवकाश मिलना शुरू हो गया था। जो सामान्य छुट्टी के अलावा होता है, नॉर्मल जो लीव होता है, उसके अलावा ये लीव आप ले सकते हैं। यह नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आराम और स्वास्थ्य प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना होता है, क्योंकि उस दौरान उनका शरीर काफ़ी सेंसिटिव होता है, पेन होता है। इसके कारण से इसकी छुट्टी के लिए लालू जी की गवर्नमेंट ने 1992 में ये काम किया था। और कर्नाटक की सरकार ने 2025 में किया है। देश में और भी कई सारे राज्यों ने इस तरह की चीज़ें की हुई है, जैसे केरल ने 2023 में, ओडिशा ने 2021 में बाद में समान नीतियों को अपनाया। अवकाश की अवधि प्रति माह 2 दिन वेतन सहित विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में जाना जाता है और सालाना 24 दिनों की छुट्टी ये ऐलान किया गया था, मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों पर, लेकिन बाद में अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने इस तरह की नीति लागू करने की कोशिश की थी और लागू किया भी था उन्होंने 1992 ईस्वी में। आज से बहुत साल पहले, 35 साल पहले करीब में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक टॉपिक इसमें रह गया है जो मैं आपको करवाऊँगा कि भारत की सरकार ने कई सारे प्रजातियों को रेड लिस्ट तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो रेड लिस्ट किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कैटेगरी की परिभाषा क्या होती है, ये सब कुछ है जो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा या फिर मंडे को पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।